नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एजीपीएससी पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मई 2026 पर बेस्ड हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे हमारी अप्रोच रहेगी। इसमें पॉइंट वाइज तरीके से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपने इस तरीके से करंट अफेयर्स पहले नहीं पढ़ा होगा, ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे, आपके एक एक एमसीक्यू बहुत आसानी से आपसे डील हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्शा प्रोजेक्ट के बारे में पहले चर्चा करते हैं। नक्शा प्रोजेक्ट आखिर है क्या, इससे पहले हम देखते हैं नक्शा का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आप देखिए, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, यह नक्शा का पूरा नाम है। इसी के आधार पर रखा गया है नाम नक्शा प्रोजेक्ट, और यह केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो केंद्र सरकार नक्शा प्रोजेक्ट अंतर्गत देश के 26 राज्यों के 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने लागू किया है। और इस 152 शहरों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 जिले आते हैं। एक है हमारा धमतरी, फिर है जगदलपुर और अंबिकापुर। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में यह नक्शा प्रोजेक्ट लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि शहरी क्षेत्रों में भूमि और संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करके नागरिकों को संपत्ति का मालिकाना हक सुनिश्चित करना। इसमें हो क्या रहा है, आप देखिए, जो देश के शहरी क्षेत्र है उसमें भूमि रिकॉर्ड सुधार शुरू करने के लिए यह योजना लाई गई है। मुख्यतः यह आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। और इसमें हो क्या रहा है कि शहरी क्षेत्र में जो भी हमारे भू संपत्ति है, सपोज किसी का यह जमीन है, तो इसका क्या है, डिजिटल मैपिंग करके कोऑर्डिनेट्स के तहत पूरे तरीके से कोऑर्डिनेट्स के तहत इसका एक डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है। ड्रोन द्वारा इसकी पूरी मैपिंग होगी और इन चारों कोनों के बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स तैयार किए जाएंगे कि इन चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है। उस हिसाब से एक डिजिटल मैप बना करके डिजिटली स्टोर किया जाएगा। तो इसको बोला जाता है भू संपत्ति का डिजिटल मैपिंग। तो इसका जो पूरा मैपिंग है वह ड्रोन से किया जाएगा, यानी एरियल मैपिंग जिसको हम बोलते हैं। 3D इमेज इसकी प्रिपेयर होगी और भी जो अदर डेटा है वो तैयार किया जाएगा। फिर इसे डिजिटली स्टोर किया जाएगा और इसे जाकर के ग्राउंड लेवल पर सत्यापन किया जाएगा भू मालिक के साथ कि ऐसी ऐसी है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, इसके हिसाब से आपके मकान का क्षेत्रफल ऐसा होता है। तो यही नक्शा पूरी तरीके से सत्यापित करके फिर इसे डिजिटल सरकारी जो भी हमारा डेटा सेंटर होगा या जो भी सरकारी रिकॉर्ड होगा उसमें उस मालिक का नाम, उसके क्षेत्रफल, कोऑर्डिनेट्स, ये सारा चीज हस्ताक्षरित उसमें किया जाएगा। इससे होगा क्या, देखिए कि इससे जो भी जमीन विवाद है उसमें कमी आएगी। जैसे कोई खाली प्लॉट रहता है, वहां पर जाकर किसी ने कब्जा कर लिया, अब कब्जा कर लिया वहां पर जैसे तैसे वो छोड़ा तो आधी जमीन मिली आधी नहीं मिली, ये भी आधी लड़ाई पर चल रही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई जमीन खरीद रहा है तो रजिस्ट्री पूरे चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स के तहत होगी, पूरा क्षेत्रफल के तहत होगा। और चूंकि वो डिजिटली स्टोर्ड होगा तो बहुत ज्यादा जा करके फिर खसरा और ये सब मैपिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें यहाँ पर जमीनी विवाद जो है वो आसानी से सुलझ जाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा जो नगर निगम या वहाँ की जो भी म्यूनिसिपैलिटी होगी उनके द्वारा क्या होता था, कई लोगों के द्वारा अपनी जमीन की क्षेत्रफल या कम बताकर या और कुछ करवा करके टैक्स चोरी की जाती थी, वह टैक्स चोरी वगैरह रुकेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। और शहर के म्यूनिसिपैलिटी को भी ज्यादा रिकॉर्ड क्लियर कट पता होगा, तो शहर का जो प्लानिंग होता है, सड़क बनाना या नाली चौड़ीकरण या सड़क चौड़ीकरण, इसके बारे में उनको लाभ होगा। कितना मुआवजा किसको देना है यदि किसी का जमीन पे जाना है रोड वगैरह। तो ये सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी। अवैध कब्जों से मुक्ति हो गई, कोर्ट कचहरी से मुक्ति हो गई, जमीन विवाद से मुक्ति हो गई, टैक्स चोरी से मुक्ति हो गई, और जो भी सिटी प्लानिंग वगैरह है उसके लिए प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी। इन सब के लिए जो है नक्शा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और जब ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड संपत्ति मालिक के नाम से दर्ज होगा सरकारी रिकॉर्ड में, तब उन्हें एक 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। जैसा हमारा आधार कार्ड में रहता है, ठीक, वह अलग है। तो वैसा ही एक अल्फा न्यूमेरिक आईडी नंबर जो है एक आधार कार्ड टाइप का, उसे बोला जा रहा है भू आधार, और इसे ही बोला जा रहा है यूएल पिन नंबर। तो यह जो पिन नंबर है या यह भू आधार है, भू संपत्ति के मालिक को प्रदान किया जाएगा। तो लाभ क्या है इसके, अभी जैसा हमने डिस्कस किया, जमीन संबंधी विवाद इसमें कम होंगे, संपत्तियों की रजिस्ट्री वास्तविक समय यानी रियल टाइम में अपडेट होगी, निकायों को कर वसूली, टैक्स वगैरह वसूलने में और शहरी नियोजन में मदद मिलेगी। और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके सहयोग से, तो वह किया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से। ड्रोन मैपिंग, एरियल मैपिंग, इन सब का यूज करके 3D सर्वे इसमें किया जाएगा और डिजिटल मैपिंग इसकी तैयार की जाएगी। तो यह है नक्शा प्रोजेक्ट का लेखा जोखा। अगला देखते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। इसका फुल फॉर्म आप देखिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका शुभारंभ किया गया 27 दिसंबर छत्तीसगढ़ में, 27 दिसंबर 2024 को। वैसे राष्ट्रीय शुभारंभ जो किया गया था 2021 को, पर उस समय आप जानते होंगे अपोजिट पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट थी, तो यह अप्लाई नहीं हो पाया था, शुरू नहीं हो पाया था। बाद में 2024 में इसे शुरू किया गया 17 जिलों। तो अभी जो हमने जैसा नक्शा प्रोजेक्ट देखा वो चूंकि शहरी क्षेत्रों के लिए था,
तो उसी प्रकार की यह योजना है स्वामित्व योजना, यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाई गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सेम जो जैसा नक्शा प्रोजेक्ट है, वही प्रोजेक्ट जब ग्रामीण स्तर पर चलेगा तो उसे बोला जाएगा स्वामित्व योजना। इसमें भी क्या होगा, ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों की आवासीय जमीनों की मैपिंग की जाएगी और ग्रामीणों को उनका संपत्ति का कानूनी दस्तावेज, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं पक्का कागज उनको प्रदान किया जाएगा। गाँवों में जनरली ये समस्या ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास क्या होता है, कोई पक्का दस्तावेज कानूनी नहीं होता, इसलिए वहां पर जमीनी विवाद ज्यादा होते हैं। दो भाइयों के बीच विवाद हो गए तो जमीन को विवाद लेकर के विवाद कि मेरा इतना मेरा उतना, उस टाइप की चीजें उसमें चलती रहती है। और चूंकि पक्का कागज इनके पास नहीं होता है तो घर के नाम पर लोन लेने के लिए या फिर घर को बेचने के लिए भी इनको बहुत ज्यादा समस्या आती है। ये सारी समस्याएं इसके अंतर्गत खत्म होगी। इसमें भी डिजिटल मैपिंग की जाएगी ड्रोन वगैरह के माध्यम से, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और इनको पक्का कागज जो है ग्रामीणों को दिया जाएगा। इसका लाभ वही संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से ग्रामीण लोन ले पाएंगे आसानी से, जमीन विवाद की समस्या कम होगी। और वहां पर चूंकि म्यूनिसिपैलिटी टैक्स ले रही थी, यहाँ पर पंचायत लेती है, तो पंचायत को स्थानीय स्तर पर संपत्ति कर एकत्र करने में भी सहायता होगी। साथ में प्लानिंग वगैरह यानी योजना बनाने के लिए, ग्राम पंचायत की योजना बनाने के लिए भी इनको सहायक हो गए। यह हमारा स्वामित्व योजना का लेखा जोखा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नियत नीलानार 2.0 इसका एक अगला संस्करण आया नियत नीलानार योजना का। इसके तहत आपको मालूम होगा कि सुरक्षा कैंप एक लगता है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं, इसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आ रहे हैं उन गांवों को पूरी तरह सुविधा युक्त और आदर्श ग्राम बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यतः यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए ही शुरू किया गया था और शुरुआत में यह 4 जिलों के लिए था, फिर बढ़कर के 5 हुए, फिर बढ़कर 7 हुए और अब जो सेकेंड एडिशन इसका आया 2.0, इसके तहत 10 जिले शामिल होंगे। कौन कौन से 10 जिले? तो बस्तर संभाग के 7 जिले तो हैं ही, साथ में गरियाबंद हो गया, फिर मोइला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडोई। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है देखो, वही सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर दायरे में गांवों को मुख्य धारा विकास से जोड़ा जाएगा। साथ में 31 हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों को प्रदान किया जाएगा, वहां के रहवासियों को प्रदान किया जाएगा। नियत नीलानार 1.0 में कितने थे? 25 हितग्राही मूलक योजनाएं थी। साथ में यहाँ बुनियादी ढांचों को मजबूती दी जाएगी, 14 सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएगी, सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत भवन, बैंक, ब्लॉक स्तर पर नए कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। ये सारे काम किए जाएंगे इस नियत नीलानार 2.0 के तहत। इसमें देखिए खूब एक दो चीज आपको समझने के लिए जरूरी हो सकती है, वह यह है कि ये हितग्राही मूलक योजनाएं क्या होती है। तो देखिए हितग्राही मूलक योजनाएं वो होती है जो सीधे सिर्फ आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए है या उसके परिवार के लिए है। ठीक, यह कोई व्यक्ति है तो केवल इसको टारगेट करके जो योजना बनी है या इसके परिवार को टारगेट करके जो योजना बनी है उसे बोला जाता है हितग्राही मूलक योजना। जैसे कि उज्ज्वला योजना है, इससे किसी एक परिवार को फायदा होने वाला है। पीएम आवास योजना, इससे किसी एक परिवार को फायदा होने वाला है। पेंशन योजना, इससे किसी एक व्यक्ति एवं उसके परिवार को लाभ होने वाला है। ठीक, तो यह जो होता है यह हितग्राही मूलक योजना कहलाता है। यहाँ पर सामुदायिक जो योजनाएं कहलाती है, सामुदायिक सुविधाएं कहलाती है, वह योजना या कार्य होती है जो पूरे गांव के लिए होती है, जिसमें सभी का फायदा होता है, सभी का लाभ होता है और सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी गांव में यदि सड़क बन रही है, उसका उपयोग सभी के द्वारा होगा, सभी के को इसका लाभ होगा। इसी सड़क के किनारे यदि आंगनबाड़ी बन गई तो इसका भी उपयोग सभी के द्वारा होगा, सभी के लिए लाभप्रद। अस्पताल बन गए, यहाँ पर कुछ राशन दुकान खोला जाने लगा, उचित मूल्य की दुकान वगैरह खुल गई, तो इसका उपयोग क्या है, पूरे गांव के द्वारा किया जाएगा, इसलिए उसे बोला जाता है सामुदायिक सुविधाएं या सामुदायिक योजना बोला जाता है। और वैसा ही एक और होता है जिसे हम बोलते हैं वांछित सुविधा बोला जाता है। वांछित सुविधा में क्या होता है, जो कि सरकार द्वारा आप कह सकते हैं प्रमाण पत्र वगैरह जो सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती है, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य प्रकार के दस्तावेज जो अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आवश्यक होते हैं, उनका निर्माण करना, उनको बनाना, उनको जनता तक पहुंचाना, इसे बोला जाता है वांछित सुविधा। तो 3 प्रकार की योजना या सुविधा आपको बार बार सुनने को मिलती है। एक होते हैं आपके हितग्राही मूलक योजना, एक होता है सामुदायिक सुविधाएं या सामुदायिक योजना, और एक होता है वांछित सुविधा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ याद नहीं रहता तो सीधी हिसाब से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप वही याद रखिएगा। जैसे सरकार आई या पंचायत के अंतर्गत सरपंच आपके हैं, एक क्या हुआ, सपोज आपको साइकिल दी जा रही है, आपको क्या मिला, एक साइकिल मिल गया, आपको एक ऐसा साइकिल मिल गया। तो यह जब साइकिल आपको मिली तो इसका लाभ केवल आप उठा पाएंगे, केवल आप ही के लिए है, आप ही इसका उपयोग कर सकते हैं। यह हो गई हितग्राही मूलक। आपके साइकिल चलाने के लिए गांव में सड़क बना दी गई, यह हो गई सामुदायिक सुविधा। इस साइकिल को चलाने के लिए पंचायत अब क्या करने लगी, लाइसेंस देने लगी, उसे बोला जाएगा वांछित सुविधा। तो ये 3 प्रकार की जनरली योजनाएं या सुविधा होती है। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो नियत नीलानार 2.0 के तहत शामिल जिले हो गए 10।
बस्तर संभाग के 7 के अलावा गरियाबंद, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, सुईखदान, गंडई, और इसमें 31 हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ इसमें दिया जाएगा। वैसे टोटल देखा जाए तो 31 हितग्राही मूलक योजना, साथ में 14 सामुदायिक योजना और 10 वांछित सेवा योजना, इसका इनमें लाभ प्रदान किया जाना है सरकार के द्वारा। आदर्श शहर समृद्धि योजना के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत की गई है 25 मई 2026 को। इसके प्रथम चरण में 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है और बजट रखा गया है 200 करोड़ रुपए। यह योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना क्या है, जो भी हमारे छोटे और मध्यम शहर है, जिनको हम बोल देते हैं टीयर 2 सिटी या टीयर 3 सिटी, ठीक, यानी आप मान लो जो कि नगर पालिका है और नगर पंचायत है, ऐसे जो क्षेत्र हैं, इनके विकास के लिए, इनमें सुविधाओं को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, इनके अधिक से अधिक विकास हेतु या इनको नगर निगम विकास के लायक बनाने के लिए ये जो योजना लाई गई है उसे बोला जा रहा है आदर्श शहर समृद्धि योजना। इसके तहत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार की सुविधा जैसे बुनियादी सुविधा हो गई, बुनियादी सुविधा इन द सेंस जैसे सड़क बन गए, या फिर आप कह सकते पानी निकासी, ड्रेनेज वगैरह के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी गई, ठीक। इस प्रकार की जो योजनाएं, मूलभूत सुविधाएं जो सभी को चाहिए होती है, उसे बोला जाता है बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचे। फिर आधुनिक सुविधा, जैसे अब सड़क बन गई, स्ट्रीट लाइट आ गए, तो वहां पर हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट वगैरह शुरू कर दी, बस हो गए, यातायात वहां पर सुविधा अच्छी थोड़ी हमने सुलभ बनानी शुरू कर दी, पार्क वगैरह बन गए लोगों के लिए, तो इसे बोला जाता है आधुनिक सुविधा। साथ में यहाँ पर यदि कोई स्कूल, अस्पताल, हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह का विस्तार कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिस्टम यहाँ पर लगाए जाएंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरा लग गए, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट लगने लगेंगे। ये सारी सुविधाएं जब इसमें विकसित होने लगेंगी तो ये जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी है, इनका विकास, इनका डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा। तो यही जो योजना है इसे बोला जा रहा है आदर्श शहर समृद्धि योजना। और इसके लिए शहर में पहले चरण में 32 नगरीय निकायों को चयन किया गया है और इसके लिए जो बजट रखा गया वह 200 करोड़ रुपए का। 200 करोड़ रुपए के बजट से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से नया स्वरूप दिया जाएगा, यानी छोटे शहरों को भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अब इसमें शामिल निकाय कौन कौन से शामिल है, तो सभी 5 संभाग से निकाय शामिल किए गए हैं। बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग के 6 इसमें निकाय शामिल किए गए हैं। वहीं बिलासपुर संभाग और दुर्ग से जो हमारे 5 निकाय इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 32 नगरीय निकाय यहाँ पर शामिल हुए हैं, जिसमें नगर पंचायत भी शामिल है और नगर पालिका भी शामिल है। इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, यानी आप कह सकते हैं एडिशनल जो हमारे डायरेक्टर वगैरह होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, इन सब की अध्यक्षता में जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। तो इसमें होगा क्या, आप देखिए, संभाग स्तरीय, चूंकि संभागों में निकाय जो है वो तैयार किए गए, 32 निकायों को चयन किया गया, एक संभाग स्तरीय समिति बनेगी, ज्वाइंट डायरेक्टर इसके हेड होंगे। ये तय करेंगे कि कौन सा काम पहले होगा, कैसे किया जाना है, पहले पाइपलाइन बिछानी है, फिर उसके बाद सड़क वगैरह के काम होने, फिर इस पर सिग्नल लगना है, इस प्रकार के क्या है जो भी काम होने सीक्वेंस वाइज इनके द्वारा तय किया जाएगा। साथ में इनके साथ एक नोडल अधिकारी भी होंगे जो ये चेक करेंगे कि सभी काम समय पर हो रहे हैं, सुलभ तरीके से हो रहे हैं या नहीं। इस प्रकार से ये सारी जो योजनाएं हैं वह चलेंगी। तो आपको ये सारी चीजें कुछ याद रखनी है। एक तो यह आदर्श शहर समृद्धि योजना लाई किसके लिए गई है, छोटे एवं मध्यम शहर, टीयर 2 टीयर 3 सिटी, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कितने निकाय इसमें शामिल किए गए हैं, तभी 32 नगरीय निकाय शामिल किए गए हैं। बजट रखा गया है 200 करोड़ रुपए का और इसके अंतर्गत ज्वाइंट डायरेक्टर के अध्यक्ष में आप कह सकते हैं संभाग स्तरीय समितियां जो है वह गठित की। प्रदेश का दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दे दी गई है और यह दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, वह बनेगा नवा रायपुर में। इसके लिए क्षेत्रफल डिसाइड किया गया है 10.13 हेक्टेयर और इस नए सेज को, नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को विकसित करेगा पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और यह जो होगा पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह एक्चुअली में क्या करेगा, एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगाने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो इसी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यह अपना सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगाएगा। तो यह एक तरीके से दो काम करेगा, एक तो पहले इन क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरी तरीके से विकसित करेगा, पूरी उसकी प्लानिंग करेगा, साथ में यहाँ पर अपना एक खुद का स्वयं प्लांट भी लगाएगा। गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर चिप यहाँ पर बनने वाली है, देश का पहला ऐसा यह प्लांट लगने वाला है। ये सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में आप समझिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा व्यापारिक क्षेत्र होता है, विशेष व्यापारिक क्षेत्र होता है जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में टैक्स व व्यापार के नियम यहाँ पर थोड़े बहुत आसान होते हैं। यानी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, विशेष तरह के होते हैं, जहाँ पर बिजनेस के लिए या फिर एक्सपोर्ट वगैरह के लिए जो टैक्स होते हैं या जो बिजनेस के रूल्स होते हैं वो बाकी जगहों से थोड़े आसान होते हैं। यानी यहाँ पर आप समझिए कि जो हम आप कह सकते हैं जो स्वीकृति है वो जल्दी मिल जाएगी।
जैसे आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, फायर क्लियरेंस चाहिए, या जमीन वगैरह से कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ आप समझिए कि लैंड एक्विजिशन करना है, भूमि अधिग्रहण वगैरह करना है, तो यहाँ पर थोड़े वो सारे प्रोसेस जो है सरकार द्वारा जल्दी किए जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस से संबंधित है। जितनी ज़्यादा यहाँ पर प्लांट वगैरह लगेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू होगा और स्टेट की इनकम बढ़ेगी, इसलिए ऐसे क्षेत्र जो है वो विकसित किए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह मुख्यतः हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। अब चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यह राज्य का दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा राजनांदगांव। पहला जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है प्रदेश का वह है राजनांदगांव, और वह सोलर सेज है। सोलर सेज यानी हमारा जो सोलर एनर्जी बेस्ड, सोलर प्लांट्स बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर सोलर पैनल वगैरह तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरा सेज है हमारा, वहाँ पर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आधारित सेज है, यानी यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह है, सर्किट बोर्ड्स हैं, ये सब यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र यहाँ पर स्थापित होगा, कई इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे, और 1300 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः प्रदेश का दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह होगा नवा रायपुर में। क्षेत्रफल होगा उसका 10.13 हेक्टेयर। विकासकर्ता इसका होगा पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और यह होगा हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओजस्वी सरगुजा योजना, ये एक योजना लाई गई है मेधावी छात्रों के लिए। 25 मई से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी हमारे सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र हैं वो नीट एवं जेई जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्राप्त कर सके, ऐसी यहाँ पर ये योजना है। इसमें होगा क्या, जो सरगुजा जिले के शासकीय विद्यालय हैं उनमें जो 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, यानी जो मेधावी छात्र होगा, अधिक से अधिक अंक लेकर आएंगे, उनमें से 55 मेधावी विद्यार्थियों का चयन होगा, और उनको, जो कि रायपुर में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि नीट और जेई वगैरह की तैयारी कराता है, उनको ऐसे आवासीय समझिए आवासीय क्षेत्र उपलब्ध करा के, यानी इनको हॉस्टल वगैरह में रख करके इस एलन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, इन एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, और इसका सारा खर्च जो है जिला प्रशासन द्वारा उठाया जाएगा। और यह फंडिंग उनको मिलेगी कहाँ से? राज्य जिला खनिज न्यास संस्थान यानी डीएमएफ फंड से इसका जो भी खर्च वगैरह है वो उठाया जाएगा। अब इस वर्ष क्या हो रहा है, अब देखिए 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनमें से पहले चरण में 55 मेधावी छात्रों का चयन किया गया है, और उन्हें इस एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया गया ताकि वो नीट और जेई की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यह मुख्यतः आपको योजना ध्यान रखनी है केवल सरगुजा संभाग के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया ओजस्वी सरगुजा योजना। तो इसमें आपको 2-3 चीजें यही याद रखनी है कि एक तो यह सरगुजा जिले के लिए है, दूसरा यह मेधावी छात्रों को नीट जेई जैसे परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए है, और इसमें क्या होगा, निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान किया जाएगा। किस संस्था के द्वारा? तो वह है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो कि रायपुर में स्थित है, उसके द्वारा। फंडिंग कहाँ से होगी? डीएमएफ फंड द्वारा। और साथ में जो छात्र होंगे उनको रहने खाने और अन्य प्रकार की जो भी इनके खर्च हैं उसके लिए इनको 7,500 रुपये प्रति माह तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी, जो कि चयनित छात्र होंगे। ये भी एक चीज आप याद रख सकते हैं। जनजाति गरिमा उत्सव के विषय में देखते हैं। 18 से 25 मई तक इसका आयोजन किया गया था। यह क्या है, केंद्र सरकार का जो जनजाति कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा देश के जितने भी आदिवासी बहुल्य राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, तो इस प्रकार से आदिवासी बहुल्य राज्य में एक राष्ट्रव्यापी महाअभियान चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था जनजाति गरिमा उत्सव। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह था कि हमारे जो ऐसे जनजाति बहुल राज्य हैं इसमें जो रिमोट लोकेशन यानी दूरस्थ क्षेत्र में जो भी समस्या है, इनकी सड़क वगैरह की हो गई, पानी की हो गई, आवास की हो गई, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं उनको पहचानना, उनका निराकरण करना, और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ धरातल पर पहुंचाना, यह इसका मुख्य तरीके से उद्देश्य था। यहाँ पर भी हम देखें तो इसकी अवधि थी 18 से 25 मई, और इसका उद्देश्य क्या था कि दूरस्थ एवं जनजाति बहुल गाँव में संतृप्ति शिविर लगाना, यानी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाना, सभी हितग्राहियों को शामिल करना, साथ में इसके स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाना, और यहाँ पर पौधारोपण अभियान यह भी चलाना। एक प्रकार से विशेष कैंप इसमें लगाए गए थे। तो इस चीज का संचालन हुआ कैसे था? तो इस चीज का संचालन, इस अभियान का संचालन हुआ ही ऐसे था कि इन क्षेत्रों में जाकर विशेष कैंप लगाए गए जहां पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी सभी गए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठ करके, वहाँ की जनजातियों के साथ बैठ करके उनका हालचाल लिया, कुशल क्षेम जाना, साथ में उनसे उनकी परेशानियां वगैरह जानी कि यहाँ पर क्या परेशानी है। जैसे कई बार होता है ना, नदियाँ उफान में, यहाँ पर ब्रिज नहीं है, वो सारी चीजें उनको बताई जाती हैं। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें प्रशासन तक पहुंचती, चूंकि अभी तक क्या है, प्रशासन भी कई जगहों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र है।
यदि आपने कुछ ऐसी मांझी वगैरह पिक्चर देखी होगी जिसमें वो पहाड़ काट करके रोड बनाते, तो आपको पता होगा कि एक पहाड़ है, उसके पीछे ही गाँव है, वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। ठीक, तो ऐसे जगहों पर थोड़ी पहुँचने की कोशिश की जाती है इन अभियानों द्वारा, उनकी समस्याएं जानी जाती है और फिर उनका निराकरण किया जाता है। इसी इसी तरह के विशेष कैंप लगाए गए थे जिसमें समस्याओं को भी जाना गया, स्वास्थ्य शिविर भी लगा दिए गए, पौधारोपण अभियान भी चला दिया गया। ये सारी चीज इसमें की गई और इसके लिए थीम रखी गई थी सबसे दूर सबसे पहले, यानी जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र है उसी को सबसे ज्यादा हाईली फोकस्ड हमको रखना है। तो ये सारी चीजें इसमें की गई थी। उद्देश्य यही था हमारा, जैसा अभी हमने देखा, जनजातीय क्षेत्र निवासरत हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। भोरमदेव जंगल सफारी, इसकी शुरुआत की गई है जिला कबीरधाम में, 3 मई को इसका शुरुआत हुआ है। और भोरमदेव अभ्यारण्य जो है उसी के अंतर्गत 36 किलोमीटर नया रूट एक तैयार किया गया है, इसे ही बोला जा रहा है जंगल सफारी रूट। इसमें आप क्या करेंगे, इस प्रकार की जिप्सी में बैठ करके जा सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, हिरण हो गए, सांबर हो गए, ये सारी चीजें आप, ये सभी जानवरों को आप वहाँ पर देख करके अपना लुत्फ उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पर बीच से सकरी नदी भी बह रही है, आप उसको भी देख करके अपना जो भी ट्रिप का या प्लान का एंजॉय कर सकते हैं। यह भोरमदेव जंगल सफारी के विषय में है। आपको ध्यान रखना है यह भोरमदेव अभ्यारण्य में शुरू किया गया है और यह अभ्यारण्य स्थित कहाँ है, जिला कबीरधाम में स्थित है। इसके लिए 36 किलोमीटर लंबा सफारी रूट एक तैयार किया गया है। अवलोकितेश्वर कांस्य प्रतिमा, यह बहुत ज्यादा अभी चर्चा में थी। यह कांस्य प्रतिमा जो है छत्तीसगढ़ लौटने की तैयारी में है। लौटने की तैयारी में है मतलब यह था कहाँ, तो यह था यूएसए में चला गया था। कैसे चला गया था ये अभी हम देखते हैं। तो यह प्राप्ति स्थल देखिए, यह जो मूर्ति है जो प्राप्त हुई थी, हमको प्राप्त हुई थी लक्ष्मण मंदिर परिसर जो कि स्थित है सिरपुर महासमुंद। वहां से हमको वर्ष 1939 में खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुआ था और इसे फिर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में सुरक्षित रख लिया गया था। यह मूर्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी की है, जो कि शैलेंद्र काल के समकालीन है। यदि आप पढ़े होंगे चोल काल, पाल काल, ये सब जो पाल काल तो आप जानते होंगे, धर्मपाल, ये सारे इसके राजा हुए थे, तो उस कालीन की यह अवलोकितेश्वर प्रतिमा है, शंकर भगवान की मूर्ति है। यह प्राचीन शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें द्रोण गृहदत्त और उसके मूर्तिकार, यानी इस प्रतिमा के मूर्तिकार जो है कुमार देव का नाम इसमें उल्लेख है, जो कि प्राचीन सिरपुर के निवासी थे। और जब यह घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित रखा था, तब वर्ष 1982 में यह संग्रहालय से चोरी हो गया और जिसने चोरी किया होगा उसने ब्लैक मार्केट करके बेच दिया होगा और यह प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गई थी। तब अमेरिका ने क्या किया, अब ऐसे विकसित राज्य जो होते हैं वहां के लोगों को भी पता होता है कि इनके म्यूजियम में जो इस प्रकार की मूर्तियां आती, जनरली ब्लैक मार्केट होकर स्मगलिंग के थ्रू आ जाती, पहुंच जाती है। ठीक, तो वो बीच बीच में इस प्रकार के अभियान चलाते हैं कि ऐसे प्रतिमाओं को पहचाना जाए और जो उनके मित्र राष्ट्र उनको एक तरीके से मित्रता के गिफ्ट के रूप में उन प्रतिमाओं को वापस किया जाए। तो ऐसे ही यूएस में एक अभियान चलाया गया था और वहां से कई प्रतिमाएं भारत में वापस आ रही हैं, जिसमें एक प्रतिमा यह भी है, अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। तो अब ये अमेरिका से छत्तीसगढ़ वापस पहुंचने वाला है, जो कि हमें सिरपुर से प्राप्त हुआ था। तो यह आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। पहला तो यह है कि एक ब्रॉन्ज आपका स्टैचू है, यानी कांस्य प्रतिमा है, हमें मिला था लक्ष्मण मंदिर परिसर महासमुंद से 1939 में, 7वीं शताब्दी का है यह। ठीक, यह यूएसए तक पहुंच गया था और इसमें जो उल्लेख है द्रोण गृहदत्त और मूर्तिकार कुमार देव के नाम उल्लेखित है। इतनी बातें आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं हम होंगे कामयाब 2.0, यह वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है बलौदा बाजार भाटापारा जिला प्रशासन द्वारा। ठीक, यह शुरुआत इसकी हुई है 22 मई और इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को समग्र कौशल विकास, इनको निःशुल्क करियर मार्गदर्शन प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य। अब इसको आप सरल भाषा में समझिए कि यह कामयाब पोर्टल आखिर है। तो एक वेब पोर्टल बनाया गया है। अब देखिए हमारे यहाँ जो मुख्य समस्या है वह है जो कि शिक्षित बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। यदि आप जो भी शिक्षित हैं छात्र, उनसे आप पूछे तो वो उनका कहना यह है कि मार्केट में रोजगार उपलब्ध नहीं है। वहीं यदि आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओ तो वो बोलता है यार काम बहुत है परंतु काम करने वालों की कमी है। तो एक्चुअल में जो कमी है वह ना नौकरी की कमी है ना काम करने वालों की कमी है। एक्चुअल में जो कमी है वो कम्युनिकेशन गैप की कमी है, यानी इनको जैसे लोग चाहिए वैसे लोगों की पहुंच इनकी नहीं है। और यहाँ पर जैसे लोग हैं, जिस प्रकार की इन्होंने पढ़ाई की है, जिस प्रकार के इनको रोजगार चाहिए, वैसे रोजगारों की जानकारी इनके पास नहीं है। इस प्रकार से क्या होता है, थोड़ा मिसमैच हो जाता है। जैसे लोग इनको चाहिए, इनको नहीं मालूम कि वैसे लोग कहाँ मिलेंगे। जैसी नौकरी इनको चाहिए वैसे इनको नहीं मालूम कि इस क्षेत्र की नौकरी उन्हें कहाँ मिलेगी। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको पाटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक वेब पोर्टल बनाया गया है। इसे बोला जा रहा है कामयाब पोर्टल 2.0। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये छात्र भी इसमें रजिस्टर कर सकेंगे जो कि बेरोजगार है,
पढ़ करके जो पास हो गए हैं बेरोजगार ग्रेजुएट, और यहाँ पर ये कंपनी भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकेंगे। तो इनके द्वारा क्या होगा, इनको भी पता चलेगा कि किन किन प्राइवेट बिजनेसमैन को या सरकारी बिजनेसमैन को या सरकारी हमारे कंपनीज हैं उनको या जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको, इनको भी पता चलेगा किन कंपनीज को किन प्रकार के रिक्वायरमेंट के किस प्रकार के लोगों की इनको आवश्यकता है। और कंपनीज को भी डेटा मिलेगा कि कितने प्रकार के कौन कौन फील्ड के छात्र बेरोजगार हैं और इन्होंने इस कंपनी में या इस वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये दोनों यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन मिसमैच हो रहा था वो यहाँ पर मैच हो जाएगा। इनको पता चल जाएगा कि हमारे लोग, हमको जैसे लोग चाहिए वो लोग यहाँ पर है कि नहीं, और यदि वहाँ पर है तो ये इनको कॉल करके बुला लेगी। और इनको पता चलेगा कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर उसी के टाइप के लोगों को किन कंपनी को उस टाइप के लोगों की जरूरत है, तो ये वहाँ पर अपना CV वगैरह डाल सकेंगे। तो कोई प्रकार से यही है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लाने की यहाँ पर बात है, वही चीज़ यहाँ पर कामयाबी पोर्टल के तहत शुरुआत की गई। एक बार इसे फिर समझिए कि यह पोर्टल क्या है। एक पोर्टल ऐसा बनाया गया है जिसमें जो हमारे बेरोजगार छात्र हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे कि उनकी पढ़ाई किस में हुई है, BSc BA BCom ये सारी चीज़। फिर यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जिनको रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, वो भी यहाँ पर पंजीयन करेंगे कि हमें इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। तो ये भी यहाँ पर देख पाएंगे कि कितनी कंपनी में कितनी वैकेंसीज ओपन है, ये अपने CV डाल सकेंगे। कंपनी भी इन छात्रों का डेटा देख पाएगी कि हमको जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के यहाँ पर कितने लोग अवेलेबल हैं। तो या तो ये कॉल कर लेंगे या तो ये अपने CV वगैरह डाल करके कंपनी तक अपना मैसेज पहुंचा देंगे कि हम आपकी कंपनी में आने की इच्छुक हैं। तो इनको जॉब मिल जाएगा और इनको लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो इस प्रकार से यह कामयाबी 2.0 वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया जिला प्रशासन द्वारा। इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, यही मुख्यतः तीन चरणों में विभाजित है। पहला तो यह है कि रोजगार तो इनको मिलेगा ही, बिना किसी एजेंट के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा, इस पोर्टल में काउंसलिंग वगैरह भी इनको प्रदान की जाएगी, एक्सपर्ट्स भी होंगे जो युवाओं को निःशुल्क कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि यदि आपका इस फील्ड में क्वालिफिकेशन है तो आप इस कंपनीज की ओर जा सकते हैं या इस फील्ड की ओर आप अपना रुख कर सकते हैं। फिर स्किलिंग, उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण वगैरह भी इस वेब पोर्टल के अनुसार प्रदान किया जाएगा। हालांकि वेब पोर्टल नहीं, वह जानकारी प्रदान कर देगा कि यदि आपकी क्वालिफिकेशन यह है तो इस फील्ड में आपको और स्किल इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है और यहाँ पर जाकर के आप यह कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो ये 3 प्रकार की सुविधाएं इस पोर्टल के अंतर्गत उपलब्ध होगी, काउंसलिंग, स्किलिंग और रोजगार। इससे लाभ क्या होगा, अभी हमने जैसी चर्चा की, नियोक्ता यानी कि जो काम देने वाला है, उपलब्ध रिक्तियां, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विद्यार्थी एक ही पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएंगे। इससे नियोक्ता भी अपनी रिक्तियों के लिए इच्छुक और योग्य युवाओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं और जो योग्य युवा हैं वो भी कंपनी को CV रेज्यूमे वगैरह भेज करके अपनी इच्छा बता सकते हैं उनको। तो ये हो गया पूरा, हम होंगे कामयाब 2.0 पोर्टल का लेखा जोखा। इससे क्या है, बिचौलिए वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी पूरी तरीके से। बीच में कई लोग क्या होता है फंड खाने लगते हैं, वो सारी चीज़ों की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कामयाबी वैन की। एक नए प्रकार का इनिशिएटिव शुरू किया गया है। यह इनिशिएटिव राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग द्वारा इनिशियली क्या किया गया, मिशन कामयाबी की शुरुआत की गई और इस मिशन कामयाबी के अंतर्गत एक वैन चलाई जा रही है जिसका नाम रखा गया है कामयाबी वैन। यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है 21 मई 2026 से, जो कि सोनहट कोरिया से शुरू की गई है। और यह जो कामयाबी वैन है मुख्यतः राज्यों के आकांक्षी जिलों के लिए शुरू की गई है। आकांक्षी जिले जैसे आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं। ऐसे जिले जो कि वनांचल दूरस्थ क्षेत्र, जो कि आपके बोल सकते हैं वनांचल जिले हैं जहाँ पर विकास वगैरह कम हुआ है, इस प्रकार के आकांक्षी जिलों में इन कामयाबी वैन की शुरुआत की गई है। यह कामयाबी वैन आखिर करेगा क्या, तो आप देखिए इस प्रकार का ये कस्टमाइज्ड वैन होगा जो कि इन जिलों के सरकारी स्कूलों में जाएगा, शासकीय स्कूलों में। वहाँ पर बच्चों को वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इनके मदद से जो भी डिफिकल्ट कंसेप्ट होंगे या उनको खेल खेल में शिक्षा देने की बात होगी, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करेगा। ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, तो वर्चुअल रियलिटी आप देखिए जैसे टीवी में 3D मॉडल दिखा देना या कंप्यूटर वगैरह में इनको 3D मॉडल दिखा देना, माउस क्लिक कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है, जैसे गेम वगैरह में आप देखते हैं, उस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसको बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, आप देखते होंगे कुछ विज्ञापन में ऐसा कुछ दूरबीन टाइप की चीज़ होती है जिसे आंख में लगाया जाता है और उनको वैसा ही प्रतीत होने लगता है जैसे वो खुद उस स्थल पर मौजूद है, उसे बोला जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से, इन आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उन सरकारी स्कूल के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। तो यही आप कह सकते हैं खेल खेल में उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनके डिफिकल्ट कंसेप्ट को सॉल्व किया जाएगा और उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम शिक्षा की ओर आगे बढ़े। स्टेम शिक्षा यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स,
इन क्षेत्रों में उनको प्रेरणा देने के लिए, इन क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो कामयाबी वैन है ये लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या, एक तो इनको प्रैक्टिकल शिक्षा मिलेगी, देख पाएंगे, व्यक्ति देख करके ज़्यादा सीखता है, केवल पढ़ लेने से नहीं। यदि आप उसको एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे किसी बच्चे को आप कछुआ के बारे में बताओ, ऐसा उसका सिर होता है, ऐसा इसका कुगर टाइप का निकला होता है, 4 पैर होते हैं, आप उसको कितना ही थ्योरी बता लो, पर यदि आपने उसको एक बार टीवी पर या जैसा भी मोबाइल पर दिखा दिया कि ये देखो कछुआ है, थोड़ा भी खतरा लगने पर कैसे अपने पाँव अंदर कर लेता है, यह इसका शैल होता है, जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो, हो सकता है पढ़ा हुआ भूल जाए। वही चीज़ यहाँ पर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनको प्रैक्टिकल शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए, ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से लर्न कर पाए, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीख पाए, रटने की आदत इनकी खत्म हो, खेल खेल में ये सारी चीज़ें सीख पाए। इसी का मुख्य उद्देश्य है यह कामयाबी वैन। तो यह कामयाबी वैन क्या करेगा, सभी सरकारी स्कूलों में जाएगा, एक जिला पकड़ लेगा, कभी इस सरकारी स्कूल में 2 दिन के लिए, कभी उस सरकारी स्कूल में 2 दिन के लिए, ऐसे अलग अलग स्कूलों में जाकर के कैंप लगाएगा और वहाँ के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। यह है मुख्य उद्देश्य कामयाबी वैन का। फिर देखते हैं हम दीप्ति योजना के बारे में। दीप्ति योजना यह लाई गई है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 21 मई को इसकी स्वीकृति दी गई और यह योजना अवधि 5 वर्षों के लिए लाई गई। 5 वर्षों के लिए यह योजना लाई गई है। इसका संचालन किया जाएगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग द्वारा ही इस योजना का संचालन किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा के क्षेत्र में संपत्तियों का स्वामी बनाना, उनका संचालक बनाना और उनका प्रबंधक यानी मैनेजर बनाना। इसको सरल भाषा में समझते हैं कि यह है क्या। तो देखिए, अभी तक महिलाओं को अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है, तो अब इनको क्या कर रही है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। तो जैसा आप जानते होंगे, पीएम सूर्य घर योजना या कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, इन सबको क्या सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। अब इनको क्या करेगी सरकार, जो भी सौर ऊर्जा वाले क्षेत्र है, सोलर पैनल लगाना, सोलर बैटरीज से इनको कनेक्ट करना, इन सब के बारे में तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण, इनकी रिपेयरिंग वगैरह की ट्रेनिंग, ये सब दी जाएगी अब महिलाओं को। और जिन महिलाओं को ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी उन्हीं को बोला जा रहा है सोलर दीदी। आप बार बार नाम सुन रहे होंगे सोलर दीदी, तो ये सोलर दीदी वही होंगी जिनको इस प्रकार की सौर उपकरण के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग टाइप की। लगाना कैसे है, चलाना कैसे है, कनेक्ट कैसे करना है, कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। फिर बाद में जो गाँव में क्लस्टर लेवल महिला फेडरेशन होता है, यह स्व सहायता समूह से थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसे जो महिला फेडरेशन होंगे हर गांव में, उनको एक ऊर्जा सहकारी समिति के रूप में बदल दिया जाएगा। एक तरीके से उनकी सहकारी समिति बन गई। इन सबको सौर ऊर्जा प्रशिक्षण चूंकि मिला हुआ रहेगा, तो ये क्या करेंगी, पंचायत अंतर्गत जो भी सौर योजनाएं होंगी, जैसे पीएम सूर्य घर योजना हो गया या पीएम कुसुम योजना हो गई, इसके अंतर्गत इनको पार्टनर बनाया जाएगा। तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत यदि सोलर पैनल लगाना है तो अब इनको भेजा जाएगा, कुछ यदि प्रॉब्लम आती, शिकायत आती है, चेक करने के लिए इनको भेजा जाएगा, रिपेयरिंग का काम आता है तो इन्हीं महिलाओं को भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजें इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला है। तो एक तो यह क्या होगा, सहकारी समिति इनकी बन गई, पंचायत द्वारा भी काम मिलने लग गए, और यदि प्राइवेटली इनको कहीं बुलाया जाता है तो ये प्राइवेटली भी जाएंगे। ये सारी बातें इसमें है। पंचायत द्वारा तो ऐसा प्रावधान है कि 25% जो कार्य होंगे पीएम सूर्य घर योजना के तहत, ये इन्हीं सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा। तो अब इससे फायदा ये होगा कि ये जो भी काम होंगे ये पूरे सहकारी समिति के माध्यम से होंगे, तो जो भी प्रॉफिट होगा पूरा सहकारी समिति का होगा और उसके अंतर्गत कार्यरत महिलाओं का होगा। नहीं तो पहले क्या होता था, ठेका सिस्टम चलता था। कहीं पर कुछ, जैसे सपोज आप मान लो 2 किलोवाट या 2 मेगावाट, 2 मेगावाट तो बहुत ज्यादा हो गया, सपोज 500 किलोवाट का यहाँ पर हमको सोलर पैनल लगाना है, तो उसका ठेका दिया जाता था। अब वो ठेके के तहत क्या होता था, कुछ महिलाएं यदि प्रशिक्षण प्राप्त है तो उनको बुला कर लाया जाएगा, कुछ और लोग प्रशिक्षण प्राप्त है तो उनको बुलाकर लाया जाएगा, यह हो सकता है दिहाड़ी मजदूरी के रूप में इनको ले आए। तो जो मुख्यतः लाभ है वो ठेकेदार कमा रहा है, इनको उतना लाभ नहीं होता था। अब जो लाभ है वह सीधा सहकारी समिति को जाएगा, तो सीधा लाभ इन महिलाओं को ही जाएगा। अपने बेहतरी के लिए वो इनका प्रयोग कर पाएंगी, क्योंकि 25% अब काम इनके लिए आरक्षित हो जाएगा, तो यानी इनका एक सोर्स ऑफ इनकम तो आप कह सकते हैं कि स्टेब्लिश हो ही गया। तो इस प्रकार की यह योजना है, इसका नाम रखा गया दीप्ति योजना। तो ये पंचायतों में काम करेंगी, कई जगह ये पैनल्स लगाएंगी, एक्टिवेट करेंगी, उनको रिपेयरिंग करेंगी और यह कहलाएंगी सोलर दीदी। यही है कुल प्रकार से योजना। इसका व्यवसायिक मॉडल देखते हैं। अब इसी को हम शब्दों में देखते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण, यानी ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापना, संचालन, रख रखाव का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। ये व्यावसायिक भागीदारी निभाएंगे पीएम सूर्य घर योजना के पार्टनर के रूप में। इनको रोजगार प्राप्त होगा और साथ में देखिए पंचायतों के 25% रख रखाव अनुबंध जो है इनके साथ ही किए जाएंगे, आरक्षित होंगे। तो यानी इनको लाभ क्या क्या होगा, एक तो इनको स्थायी रोजगार मिल गया, दूसरा मुनाफा इनका स्वयं का हो गया, नहीं तो पहले क्या है ठेकेदारों का होता था।
तीसरा, तकनीकी आत्मनिर्भरता आ जाएगी गांवों में, शहरों से मैकेनिक नहीं बुलाने पड़ेंगे। चौथा, ये क्या है, डैमेज रिपेयर, किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो चूंकि ये गांवों में ही उपलब्ध रहेंगे तो तुरंत के तुरंत यहाँ पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं तो शहर से आ रहा है, हो सकता है आ जाए, कल आए, परसों आए, क्या पता, तो वेट करना होता था। इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं रहेगा। तो ये सारे इसके लाभ होंगे। तो यह है पूरा दीप्ति योजना का लेखा जोखा। मुख्यतः आपको ध्यान रखना 5 वर्षों के लिए है, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र के लिए यह योजना है। ये 3 चीजें आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है दीप्ति योजना के बारे में। फिर देखते हैं हम पंचायत उन्नति सूचकांक। इसे जारी किया गया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अब यह पंचायती उन्नति सूचकांक क्या है, तो देखिए पंचायत उन्नति सूचकांक, इसके तहत आपको मालूम होगा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए, 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए गए और इन सतत विकास लक्ष्यों को ये जो पंचायती राज मंत्रालय है उन्होंने इस 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 थीम में बांट दिया है और इस 9 थीम के अंतर्गत कई मापदंड इन्होंने बनाए हैं। उसके आधार पर पंचायतों को ये आकलन करते हैं और जो पंचायत इनमें बहुत ज्यादा अंक प्राप्त करता है उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे स्थान पर रखकर इनको सम्मानित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही 9 थीम जो है सारे आपके सतत विकास लक्ष्य पर आधारित है। जैसे पंचायत में गरीबी मुक्त आजीविका में वृद्धि, स्वस्थ पंचायत, अनुकूल पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत। इस प्रकार से अलग अलग जो है थीम बनाए गए और सभी थीम में एक एक पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है कि यह प्रथम स्थान पर, यह द्वितीय पर, यह तृतीय पर, इस प्रकार से। यही सूचकांक जो है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लाया गया है। अब इस उन्नति सूचकांक के लिए क्या होता है, डेटा मंगाया जाता है सभी पंचायतों से और जो पंचायत इसमें डेटा भेजता है तो समझा जाता है कि वह इस सूचकांक के लिए पंचायत भागीदारी का इच्छुक है। तो छत्तीसगढ़ से 100% पंचायत भागीदारी की गई थी, यानी सभी पंचायतों ने अपना डेटा भेजा था आकलन के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत था 97%, यानी राष्ट्रीय औसत से भी अधिक पंचायत भागीदारी छत्तीसगढ़ की रही थी। सभी 33 जिले, 145 ब्लॉक और 11,644 ग्राम पंचायत सभी इसमें शामिल हुए थे। अब इसमें पंचायतों का जो वर्गीकरण किया गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था पंचायतों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको। एक है फ्रंट रनर, फिर है परफॉर्मर, फिर है एस्पिरेंट आकांक्षी और चौथे हैं बिगनर। यानी फ्रंट रनर सबसे अग्रणी पंचायतों में छत्तीसगढ़ के 30 पंचायत शामिल हुए। परफॉर्मर यानी प्रदर्शनकर्ता पंचायत में छत्तीसगढ़ के 3936 पंचायत शामिल हुए। ग्रेड सी यानी आकांक्षी एस्पिरेंट पंचायत में छत्तीसगढ़ के 5941 पंचायत शामिल हुए और बिगनर यानी सबसे पुअर जिनका परफॉर्मेंस रहा है वह है 1736 पंचायत। इस प्रकार से 4 ग्रेड में बांट करके इनका आकलन किया गया था। और यदि राज्यों के रूप में बात करें तो देश में सबसे मजबूत पंचायती व्यवस्था के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा था बड़े राज्यों की श्रेणी में 9वां स्थान छत्तीसगढ़ का पंचायत उन्नति सूचकांक में रहा था बड़े राज्यों की श्रेणी। अब चूंकि हमने देखा कि 9 कैटेगरीज में इन पंचायतों को बांटा जाता है, तो यहाँ पर जितने आप पंचायत के नाम देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ पंचायत, मंदरौत, खमरिया, कचिया, विनायकपुर, यह सब छत्तीसगढ़ के पंचायत है। तो यह पंचायत जो है छत्तीसगढ़ के हैं। तो यह राज्य स्तर की यहाँ पर बात हो रही कि इस थीम में राज्य स्तर पर सबसे बढ़िया पंचायत कौन सा रहा, मंदरौत। सर्वश्रेष्ठ पंचायत, स्वास्थ्य पंचायत में सर्वश्रेष्ठ पंचायत छत्तीसगढ़ में कौन सा रहा, खमरिया। हालांकि ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जो याद रखेंगे वह मुख्यतः याद रखना है आपको सरडीह पंचायत के बारे में, स्वच्छ एवं हरित पंचायत। इस स्वच्छ एवं हरियाली ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत सरडीह है वह देश भर में 3रा स्थान पाया है। तो देश भर में इस थीम में 3य स्थान प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पंचायत बना है सरडीह ग्राम पंचायत, जो कि जशपुर जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ में तो ऑब्वियसली इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें आप देखिए कुल मिलाकर के 3 चीजें आप याद रखेंगे। पहला तो यह है कि जारी किया जाता है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। छत्तीसगढ़ का ओवरऑल पोजीशन इसमें रहा है पंचायती व्यवस्था के मामले में 9वां। स्वच्छ एवं हरियाली ग्राम पंचायत में संयुक्त रूप से देश भर में 3य स्थान किस पंचायत ने पाया, तो वह है सरडीह ग्राम पंचायत। और यदि हम राज्य में ओवरऑल शीर्ष पंचायत देखें, जो सबसे पहले स्थान पर रहा है वह है झलमला ग्राम पंचायत, जो कि स्थित है जिला बालोद में। इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर हम देखते हैं राज्य स्वास्थ्यांक डैशबोर्ड एवं ग्रेडिंग। यह राज्य का अपना एक सूचकांक है स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के। यह सूचकांक का नाम रखा गया स्वास्थ्यांक डैशबोर्ड एवं ग्रेडिंग प्रणाली। मूल्यांकन अवधि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की थी। नोडल विभाग इसका था स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़। कुल 12 आयामों के अंतर्गत सभी जिलों की आकलन किया गया, सभी जिलों की मैपिंग की गई, सभी जिलों का आकलन किया गया। इन 12 आयामों के अंतर्गत कुल 12 मापदंड रखे गए थे सभी जिलों का इसमें
आकलन किया गया, सभी जिलों को इसमें मापा गया। कौन कौन से आयाम थे, तो आप देखिए वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंस मैनेजमेंट कैसा किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, जो इनको फंड मिल रहा है हॉस्पिटल्स के लिए किस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे हैं। फिर उन जिलों में शिशु स्वास्थ्य कैसा है, मातृ स्वास्थ्य कैसा है, गैर संचारी रोग यानी जो फैलते नहीं है, अलग टाइप के रोग, उनका रोकथाम वहाँ पर कैसा है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण किस हद तक प्रभावी वहाँ पर है, चिरायु योजना, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग यानी मच्छर से जो होते हैं वो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मुफ्त डायलिसिस सेवाएं, इन सब सेवाओं की सुविधा किस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है, वहाँ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है, इन सब का यहाँ पर आकलन, इन सब का मापन यहाँ पर किया गया। उसके आधार पर जिलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, अचीवर्स, परफॉर्मर्स, एस्पिरेंट्स और स्लो मूवर्स। तो अचीवर्स में जिनका स्कोर 85% के ऊपर रहा उनको रखा गया। कुल 8 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल थे, जिसमें पहला स्थान आपको याद रखना है मुंगेली का था। बाकी भले आप याद ना रखें, परंतु पहला स्थान आप जरूर याद रखिए, पहला स्थान था मुंगेली का। फिर कोरबा, कोइया, जशपुर, रायगढ़, बलरामपुर, कोंडागांव, धमतरी, ये सब शामिल थे। परफॉर्मर्स के अंदर आप देखिए तो 70 से 84% तक के स्कोर वाले जिले शामिल रहे। इसमें भी कुल 8 जिले शामिल थे, जांजगीर, रायपुर, सूरजपुर, मनेनगढ़, चिन्मिरी, भरतपुर, राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद और बीजापुर ये शामिल थे। एस्पिरेंट्स के अंतर्गत आप देखिए 50 से 69% तक जिनका स्कोर रहा, जिन जिलों का स्कोर रहा वो शामिल थे। इसमें भी 8 जिले थे, गरियाबंद, कांकेर, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बालोद और बेमेतरा। स्लो मूवर्स के अंतर्गत जिनका स्कोर 50% से लेस रहा वो शामिल रहे, जिसमें थे दुर्ग, सरगुजा, सुकमा, बिलासपुर, कबीरधाम, खैरागढ़, छुलखदन, गंडई, नारायणपुर, एमएमएसी और शक्ति। यहाँ पर दुर्ग और बिलासपुर इनका शामिल होना चिंताजनक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के महानगर में गिने जाते हैं, फिर भी ये स्लो मूवर्स में शामिल है। खैर, तो इसमें आपको पहला स्थान मुख्यतः ध्यान रखना है, जिला मुंगेली का रहा था इसमें पहला स्थान। फिर कुछ वन लाइनर्स देखते हैं, यह अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गजमार पहाड़, यहाँ पर 51 फीट ऊंची भव्य कांच से बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित होगी। यह किस जिले में स्थित है, तो वह जिला है रायगढ़। जनगणना कार्य जिन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है उस जिले का नाम है गौरेला, पिंडरा, मरवाही। अत्याधुनिक आईटी पार्क का लोकार्पण अभी हाल में किया गया, वह लोकार्पण किया गया जिला दुर्ग में। रुद्रेश्वर धाम, जिसका जहाँ पर एक पर्यटन परियोजना की जा रही है, लॉन्च की गई है, वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, वह स्थित है जिला धमतरी में। इस जिले के मावली हिल्स में वाटर एडवेंचर की शुरुआत की गई है, वह स्थित है जिला कांकेर में। प्रथम तेलिन सत्ती माता महोत्सव मनाया गया कोंडागांव में 21 मई को। यह देखिए आप ध्यान रखें, तेलिन सत्ती माता है, तेलिन माता मंदिर राजिम में स्थित है, परंतु तेलिन सत्ती माता मंदिर कोंडागांव में है, तो वहां पर यह तेलिन सत्ती माता महोत्सव मनाया गया। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई, कहाँ, बस्तर में। किस संभाग में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल बालक खिलाड़ियों के लिए पहली आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ की गई है, वह भी है बस्तर। किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट सफलतापूर्वक फतह किया है, तो वह है अमिता श्रीवास, जो कि बिलोंग करती है जांजगीर चांपा से। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही अफ्रीकी महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो पर आरोहण की तैयारी में है, वह है अंकिता गुप्ता। नेक्स्ट मंथ इनकी खबर आ सकती है कि इन्होंने भी माउंट किलिमंजारो फतह कर लिया है। गुजरात में सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और कांस्य पदक जीतने वाली भारोत्तोलक है छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव 53 kg वर्ग में। दिव्यांशु देवांगन, इनका संबंध किस खेल से है, तो यह है शूटिंग से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रख रखाव गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है, तो वह मिला है दूसरा। क्लीन एनर्जी थीम पर आधारित मिशन लाइफ किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह सौर ऊर्जा प्रसार। जितना ज्यादा सौर ऊर्जा प्रसार हो पाए उतना ज्यादा अच्छा है मिशन लाइफ में, यह बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के 12वें पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए अरुणदेव गौतम। पहले भी यह थे, परंतु पहले टेम्परेरी बेसिस पर थे, अब परमानेंट इनको कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, जिसे बोला जा रहा है CGSSB, इनकी पहली अध्यक्षा बनी है श्रीमती रेणु पिल्ले। छत्तीसगढ़ का उभरता इको टूरिज्म केंद्र मांझीपाल, यह स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में। और नेशनल हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24/7 टोल फ्री अत्याधुनिक एम्बुलेंस सहायता डायल नंबर लॉन्च की गई है, वह है 1033। तो यह था आपका मई पर बेस्ड करंट अफेयर्स। इस टाइप के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इस पर बेस्ड MCQ भी एक वीडियो बनाया गया जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अलग प्लेलिस्ट है उसकी। तो आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ और वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।